स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर संख्या होगी अपनी फर्स्ट मॉडल पेपर कर रहे हैं शेखावाटी मिशन 100 की वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन की उत्तर सहित जो पीडीएफ है वो आपने डाउनलोड भी कर ली होगी। उसका सरल और सहज विश्लेषण करके एक एक पॉइंट को, एक एक डाउट और फैक्ट को क्लियर कराते हुए और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लगवाते हुए आप तक पहुंचा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से उनको देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं मॉडल पेपर किसका? सामाजिक विज्ञान का, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। और ये होगा पेपर अपना, वो होगा 3.25 घंटे में। कितने घंटे में आपको पेपर करना है? 3.25 घंटे में करना है। पूर्णांक 80 होगा। इस टीम का मकसद है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका एक भी मार्क्स नहीं कटे, पूरे में से पूरे मार्क्स आए। और पूरे में से पूरे मार्क्स के लिए आपको जो पीडीएफ सरल और सहज विश्लेषण करके डाली हुई है, एक एक पॉइंट है, एक एक फैक्ट है, वो क्लियर करवाया हुआ है। अगर उसको आपने कम से कम 5 या 6 बार देख लिया तो आपका एक एक डाउट और एक एक फैक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में ये मार्क्स आपके बनेंगे। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट के पढ़ने की जो रणनीति होती है वो क्या होती है, वो सब डाली हुई है। और ये पेपर हल करते करते भी हम इन सब डाउट और फैक्ट को क्लियर करेंगे। तो चले प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए लगा लें अपनी कॉपी में और खंड ए के प्रश्न हल करेंगे। हूबहू आपके पेपर आने वाला है, ऐसा का ऐसा पेपर बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। 12 तारीख से आपकी एग्जाम है, 12 फरवरी से। ध्यान है ना, टाइम टेबल डाल रखा है, नहीं देखा तो देख लें किस दिन आपकी कौन सी एग्जाम है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न के लिए। जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य कब घोषित किया गया? जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण आपने पढ़ा होगा। तो जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन 1817, 1848, 1871, 1811। साल थी 1871 की, जब जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाता है ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में। आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। ऑप्शन में बागर, चो, तराई और खादर। नई जो जलोढ़ होती है ना, आयु के आधार पे मिट्टी को 2 भागों में बांटा है, आपको याद आ रहा है? नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। ये नई जलोढ़ बतानी है कि नई जलोढ़ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? खादर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन में 70, 71, 1972, 1973। साल थी 1972 की, जब वन्य जीव संरक्षण, वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। उसी का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्न में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? चेक का या साख का या जो समर्थक ऋणाधार है उसका, या करेंसी नोट का? किसका करता है? समर्थक ऋणाधार का। ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं? क्षेत्रक होते हैं ना अर्थव्यवस्था के, 3 क्षेत्र के, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। वो क्षेत्र बताना जिसमें कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, वो होता है द्वितीय क्षेत्रक। नेक्स्ट है, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? समुद्री मार्ग से कितने % होता है? 75%। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, वह प्यारे विद्यार्थियों, बेल्जियम में अधिकांश लोग हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बेल्जियम पढ़ा है ना आपने, सत्ता के साझेदारी का पहला ही चैप्टर, लोकतांत्रिक राजनीति में। वो बताना कि बेल्जियम के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं।
तो डच भाषा बोलते। निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा तो है, विदेशी मामले भी हैं, बैंकिंग भी है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा किस सूची का है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। और आपके कितने % है वो सही हो रहे। जब मैंने PDF का सरल और सहज विश्लेषण कराया तब बताया था प्यारे विद्यार्थियों की नेक्स्ट अपना जो कंटेंट होगा, जिस पे क्लास आने वाली है वो मॉडल पेपर ही होगा। तो आ गई है मॉडल पेपर की क्लास। जाति पे आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? वो देश कौन सा है? भारत। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? वो है चीन। एक दलीय, तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था बताओ? चीन में एक दलीय है, भारत का पड़ोसी देश है चीन, उसमें एक दलीय है। तो भारत में कौन सी दलीय है? बहुदलीय, यानी कई दलों की सरकार है। तो फिर अमेरिका में कौन सी है? दो दलीय। ब्रिटेन में भी कौन सी है? द्विदलीय। भारत कौन सी दलीय हो गई? बहुदलीय। आ रही है ना बात समझ में? 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है वो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में स्थायी वनों का जो प्रतिशत है या क्षेत्र है वो सबसे अधिक है? सबसे अधिक है वो बताना। मध्य प्रदेश। ब्रेटन वुड सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ब्रेटन वुड सम्मेलन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ब्रेटन वुड्स नामक जगह पे होता है। साल थी 1944 की। और 2 संस्थाओं का जन्म होता है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक होती है IMF, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? कपास को। गुटनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? बाइबिल। कौन सी छापी थी? बाइबिल। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था संवाद कौमुदी का प्रकाशन। नेक्स्ट रिक्त स्थान का प्रश्न है, और रिक्त स्थान का प्रश्न अपनी कॉपी में लिख दें और फिर आंसर देना शुरू करें। वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 में किसने की थी? मैटरनिख ने। ऑप्शन रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? मैटरनिख। भारत में किस्म की कॉफी है वो पैदा होती है? कौन सी? अरेबिका। ऑप्शन में क्या भरेंगे? अरेबिका किस्म की कॉफी है वो भारत में पैदा होती है। रिक्त स्थान है को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किसको? औसत आय को। मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं वो अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में काम में ली जाती है। प्रौद्योगिकी यानी तकनीक तीव्र उन्नति के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किसने किया है? प्रौद्योगिकी यानी तकनीक ने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा, क्या? व्यक्ति की गरिमा यहाँ भरेंगे रिक्त स्थान में। सर्वाधिक सुरक्षित होती है कौन सी व्यवस्था में? लोकतांत्रिक। शासन की 2 व्यवस्थाएं पढ़ी हैं इसमें हमने, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक तानाशाही व्यवस्था। तो लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, ये जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था वैध, उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार होती है। इसलिए अति लघुतरात्मक प्रश्न लिखने शुरू करें और इनके जो उत्तर हैं वो एक पंक्ति में ही देने हैं, शॉर्ट में देने हैं। राजस्थान का एक जिला है जिसमें 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैद्रव जो डाकव सेंचुरी है भैरू देव के नाम पे वो बनाई है। वो कौन सा जिला है? वो जिला है अलवर। कौन सा जिला है?
अलवर। आंसर लिख देंगे अलवर। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तु, जैसे गेहूं के बदले गेहूं, बाजरा के बदले बाजरा, या कपड़े के बदले कपड़ा, ये होती है वस्तु के बदले वस्तु। लोह इस्पात में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात है वो 4:2:1 होता है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार का संतुलन, आयात और निर्यात में संतुलन हो, ना तो आयात ज्यादा हो ना निर्यात ज्यादा हो, तो वो असंतुलन हो जाएगा। लेकिन जब आयात और निर्यात संतुलित हो, किसी देश के साथ जब व्यापार करें तो उसका आयात और निर्यात बराबर हो, कोई भी चीज ऋणात्मक नहीं हो, तो उसे कहते हैं व्यापार संतुलन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। विदेशी निवेश किसे कहते हैं? विदेशी ने दूसरा देश, किसी देश में वहां की जो संपत्ति है, वहां के संसाधन हैं, उसमें निवेश करे तो उसे कहते हैं विदेशी निवेश। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहते हैं सूचना का अधिकार। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का एक अन्य नाम है, वो नाम कौन सा है? वो नाम है विश्व बैंक। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वो है जयदेव। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। कित्तो उतारो कौन है? नेक्स्ट, खंड ब शुरू होगा, कॉपी में लगा दें खंड ब और लघुत्रात्मक प्रश्न करने शुरू करें। प्रश्न का जो उत्तर है वो 50 शब्दों की लिमिट में देना है। पहला प्रश्न लिखे, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? एजेंडा 21 क्या है? गहन जीविका कृषि क्या है? इन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि आपको पूरा पेपर है वो सरल और सहज तरीके से समझा सके। अब तक भी अगर आपने सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ी तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। देखो, रूमानीवाद क्या है? इतिहास का प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आंदोलन हुआ था, जिसमें कल्पना का एक बहुत बड़ा रोल था। उसको कहते हैं रूमानीवाद। एजेंडा 21 क्या है? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उसमें सतत विकास की एक बाध्यकारी योजना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी को कहते हैं एजेंडा 21। गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि की 2 विशेषता लिखनी। तो ये कृषि वहां की जाती है जहां जनसंख्या तो ज्यादा हो और कृषि योग्य जो भूमि है वो कम हो। तो उस जनसंख्या का पेट पालने के लिए अधिक उत्पादन करना होगा, अधिक सिंचाई करनी होगी, ज्यादा केमिकल का यूज किया जाएगा, जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा और आधुनिक औजारों का प्रयोग किया जाएगा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है? स्पष्ट कीजिए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, शासन के 3 अंग होते हैं, उनके बीच कार्य का विभाजन किया जाता है। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी, न्यायपालिका दोनों के किए हुए काम की जांच करेगी। इसे शक्ति संतुलन भी कहते हैं, इनके बैलेंस बना रहे। तो इस प्रकार से बांटा जाता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताना, तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर बने, इसके लिए मानव विकास सूचकांक है उसका बहुत बड़ा महत्व है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर करना है। खुली बेरोजगारी कृषि, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, उसमें खुली बेरोजगारी होती है, जैसे 5 लोग लगे हुए, जबकि वही काम 2 लोग कर सकते थे। अब जो 3 लोग हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी जो उत्पादन में जो योगदान है वो उतना ही है जितना 2 लोग भी कर सकते थे। तो ये खुली बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरों में जो
पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खुली बेरोजगारी होती है, वो दिख रहे होते हैं कि लोग काबिल है, योग्य है, कुशल है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा, उसे कहेंगे खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में है, जो पहले आपको बताइए, जहाँ 5 लोग लगे हुए हैं जबकि उत्पादन 2 के बराबरी हो रहा है, यानी 3 लोगों का उत्पादन में विशेष योगदान नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताना है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कर दिया है, तेज किया है, ये भूमिका है इसकी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के भारत पे क्या प्रभाव पड़े थे? विश्व आर्थिक मंदी, और सबसे अधिक विश्व आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 में हुई थी, 1929-30 में, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पे पड़ा था। लेकिन हमें अमेरिका का नहीं, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था वो बताना है। तो कृषि उत्पादन था, उसकी कीमतों में गिरावट आ गई थी, और निर्यात भी बहुत ज्यादा घट गया था, तो ये प्रभाव इसके पड़े। धर्म और राजनीति के बीच संबंध क्या है? गांधी जी ने के क्या विचार थे? गांधी जी ने कहा कि धर्म विहीन राजनीति सही नहीं है। तो धर्म और राजनीति का संबंध, गहरा संबंध बताया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। सार्वजनिक यानी जहां सरकार का नियंत्रण हो, निजी जहां किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। उदाहरण देते, सार्वजनिक में जैसे सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, निजी में जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये निजी है, तो इनके उदाहरण दे सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। खंड स लगा दे कॉपी में और खंड स के प्रश्न करने शुरू करें। खंड स के प्रश्न करने शुरू कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 नंबर का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा यानी बरसात के पानी को इकट्ठा करना, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना। बहुत से प्रश्न तो ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के हैं, आपने सामाजिक विज्ञान नहीं भी पढ़ी तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप। वर्षा जल संरक्षण के उदाहरण को स्पष्ट कीजिए, उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, सॉरी, वर्षा जल संग्रहण क्यों, किस उद्देश्य से किया जाता है ये बताना। तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। किया क्यों जाता है? क्योंकि भूजल स्तर को ऊंचा उठाता है। दूसरा, जल संकट को कम करता है। बाढ़ और अफवाह, बाढ़ यानी जब बारिश होती है ना, तो पानी ऐसे ही बह के निकल जाता है और कहीं दूर जाकर वो बाढ़ का रूप ले लेता है, तो वहाँ नुकसान करता है, इसलिए उसको स्टोर कर ले, तो अपने बहुत सी काम आसानी से हो सकते हैं। पीने के काम आ सकता है, सिंचाई के काम आ सकता है। अफवाह को कम करना, पानी वेस्टेज बहकर चला जाए उसको रोकना, तो ये वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य है। तो वर्षा जल जो को रोक ले तो जल की कमी को दूर किया जा सकता है। भूजल स्तर को, भूमि के नीचे के जल का जो स्तर है उसको उठाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है। भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत में जल की कमी है, विशेष करके पीने योग्य जल की, इसलिए जल संरक्षण भी जरूरी है, जल का उचित प्रबंधन भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही बहकर चला जाता है पानी वेस्टेज में और कहीं ये बाढ़ का रूप ले लेता है, जो कि घातक होता है, नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बैंक क्या क्या काम करते हैं? देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बैंक, और रीढ़ के रूप में काम करते हैं। ये बचत और पूंजी का निर्माण करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं, मुद्रा की आपूर्ति और साख का सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट बना ले, क्योंकि यहाँ तो अपने पॉइंट की जगह की कमी है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि को विस्तार से बताएं, क्योंकि ये 3 मार्क्स के प्रश्न है। पॉइंट बनाएं, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें और फिर उसका थोड़ा विस्तार कर दें। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके प्रश्न का भाव ही बता रहा है कि स्वयं की हेल्प खुद कर रहे हैं। तो गांव में, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 लोग
जो कि जिनकी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सेम होती है, समान होती है, यानी विशेष करके उन निर्धन परिवारों के लोग होते हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम रख होता है स्वयं सहायता समूह। और ये जो सहायता समूह होते हैं ये मिलजुल कर लोगों की सहायता करते हैं और लोगों को ऋण देते हैं आपस में। तो ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे अपनी समस्याएं खुद सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? आदि औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों से पहले की जो स्थिति थी ना, जहाँ हाथ से हर चीज बनती थी, उसको कहते हैं आदि औद्योगिकरण। इसी के बारे में बताना है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण से उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण, सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। बड़े स्तर पे मशीनें लगाई गई, बड़े स्तर पे उद्योग लगाए गए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी सामान बनने लग गए और अन्य देशों में जो ब्रिटेन का निर्यात था वो जाने लगा और ब्रिटेन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही इसकी। संघीय व्यवस्था के गठन के तरीके बताने। 2 तरीके हैं संघीय व्यवस्था के बनाने के। एक तो साथ आकर संघ बनाना, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में। एक साथ लेकर संघ बनाना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। और इसको साथ आकर यानी कमिंग टुगेदर अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड वाला। होल्डिंग टुगेदर यानी भारत वाला, साथ लेकर संघ बनाना। भारत, स्पेन, ब्राजील। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या होती है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है? विकेंद्रीकरण मतलब जो शक्तियां हैं वो एक जगह नहीं हो, उनका केंद्र एक नहीं हो, कई हो, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। पावर का केंद्र है, सेंटर है, वो एक जगह नहीं हो, बिखराव हो। जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार 3 जगह हो गए ना, तो तीनों मिलकर काम करेंगे। इनके पास बटी हुई हैं शक्तियां, और अगर एक ही जगह शक्तियां होंगी तो वो मन मानी कर सकता है। इसलिए जो समाज के सभी वर्ग हैं, समूह हैं, उन सबको की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, वो भी सत्ता में अपनी भागीदारी निभा सकें, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए विकेंद्रीकरण जरूरी है सत्ता का। पेपर में खंड द लगा दे और द के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न 18 से 20 तक है। 250 शब्दों की सीमा है। प्रश्न, हर प्रश्न है वो 4 नंबर का है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर हल करना शुरू करें। पहला प्रश्न है रोलट एक्ट, क्योंकि इनमें आंतरिक विकल्प भी है, अथवा वाला भी है। रोलट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। रोलट एक्ट क्या था? तो रोलट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित किया था, जिसका मतलब था कि किसी को बिना सूचना दिए, किसी को भी बिना सूचना दिए गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके लिए ना वकील ना दलील कुछ भी नहीं होता था। तो इसको, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पारित कानून था जो कि दमनकारी और काला कानून था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को बताना है। तो 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, उसके बाद 3 आंदोलन करते हैं। 1917 में क्या करते हैं? चंपारण में। 1918 में खेड़ा में। 1918 में ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में। तो ये सत्याग्रह करते हैं। फिर असहयोग आंदोलन करते हैं, वो बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, वो बताएं। और भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। ये गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी राष्ट्रीय आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु 4 सुझाव देने। क्या सुधार किया जा सकता है इनमें? आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने, दल बदल पे रोक लगा दे, आपराधिकरण पे रोक लगा दे, महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे, और वित्तीय पारदर्शिता भी इनमें होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका, पॉइंट बनाएं।
और विस्तार करें। चुनाव लड़ना इनकी प्रमुख भूमिका है, प्रमुख कार्य। सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और फिर जनता को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है मानचित्र का। किसका है? मानचित्र का। और भारत के मानचित्र में नेवली, सिंगरौली, बोकारो, तलचर अथवा में बेलाडीला, ये गोवा, कुद्रेमुख और रत्नागिरी, इनको भरते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो जल्दी कर दें। यह प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मैप, इस प्रकार का आपको मैप मिलेगा और अथवा वाले दोनों भर लिए हमने, तो भरना शुरू करते हैं। पहले में जो ब्लैक है ना, ये है अपना सिंगरौली। कहाँ भरा? मध्य प्रदेश में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। नेवली कहाँ है? तमिलनाडु में। भर दिया। 4 मार्क्स। ये ढंग से नहीं आ रहे तो 4 और भर दें। भरने 4 ही हैं। हर ऑप्शन का 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये नहीं आ रहे थे ढंग से तो अथवा वाले कर लें। यूं नहीं कि 2 उसके कर देंगे 2 उसके, तो नहीं मिलेंगे। 1 ऑप्शन के 4 करने। बालाडेला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। गोवा कहाँ है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। इस प्रकार से हमने मैप को कंप्लीट कर लिया है। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो मॉडल पेपर उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स बना लें। नेक्स्ट मॉडल पेपर हम और हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको तो सरल और सहज करके, सहज रहकर अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसी प्रयास में आपको रहना है। थैंक्स।